अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे और मैं भी माशाल्लाह से यहाँ पे बड़ा खैरियत से हूँ, राइट, आप लोग की दुआओं की वजह से। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले, सवाल शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि बड़ा सदमा है हमें, क्योंकि हमारे बड़े दिल अजीज़ और बड़े ही शफीक इंसान जिनका नाम था सर है हमारे, जिनका नाम था सर ज़ैनुल आबिदीन, कल उनकी अचानक डेथ हो गई है। बहुत ही बड़ा नुकसान है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, मतलब जो भी हैं, एक बहुत बड़ा नाम था उनका। बीकॉम पार्ट 2 में माशाल्लाह से बहुत तरीके से पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। तो स्टूडेंट डेथ हो गई, यकीनन हम लोगों को सदमा है। तो मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि यकीनन हमारे टीचर के लिए थोड़ी देर के लिए खामोशी तैयार करें, 1 मिनट दीजिएगा, और साथ में उसी 1 मिनट में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों की सवाब के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को एसाले सवाब पहुँचाएँ। 1 मिनट हम खामोशी लेते हैं, उसी में ये हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर था बैंक रिकॉन्सिलिएशन। मैंने 2-3 लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से बात की थी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट, याद होगा आपको कि रिकॉन्सिलिएशन के मीनिंग क्या होते हैं, राइट, कि जब दो चीज़ों को एक ही स्टफ, एक ही मटेरियल दिया जाए, एक ही डिज़ाइन दिया जाए, सबकी इंफॉर्मेशन एक ही जैसी दी जाए, लेकिन उस 2 आर्टिकल को बनाने वाले अलग अलग 2 लोग हों, और जब उनसे कहा जाए कि एक टाइम पीरियड में इन चीज़ को बना के लाओ, उनके पास बनाने के लिए इंफॉर्मेशन एक जैसी हो, डिज़ाइन एक जैसा हो और स्टफ़ या मटेरियल एक जैसा हो, लेकिन उसके बावजूद जब वो दोनों अपनी चीज़ें प्रेजेंट करें अपने एंड ऑफ द टाइम पर, तो उनके दोनों के आर्टिकल्स में या दोनों के जो प्रोडक्ट जो भी आप बना के लेकर आएँ, उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस की बहुत सारी वजह होती है कि कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, राइट, कुछ गलती से एरर हो जाता है, और बहुत सारी रीज़न होती है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आता है। तो फिर किया क्या जाता है? किया ये जाता है कि हम देखते हैं कि अगर हमने जो ओरिजिनल डिज़ाइन था, ये जो ओरिजिनल चीज़ थी, अगर दोनों आर्टिकल्स एक जैसे उस ओरिजिनल चीज़ को फॉलो नहीं करे, तो दोनों पे रीवर्क करवाएंगे, दोबारा से काम कराने के बाद उनको उस ओरिजिनल शक्ल में लेकर आएंगे। यह हो सकता है कि एक आपका जो आर्टिकल है वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल से मैच कर रहा हो, लेकिन दूसरा ना हो, तो फिर उस शख्स से हम कहेंगे कि आप भी रीवर्क करें और फिर उसको ओरिजिनल की शक्ल में लाएं। एनीवेज, जो भी काम करें, चाहे एक शख्स को पार्टी को एक काम करना पड़े या दोनों को किसी को भी करना पड़े, और जब वो दोबारा काम करने के बाद उसको एक ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हैं, यानी कि दोनों जब 100% चीज़ें आपस में मैच कर रही होती हैं, राइट, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। बट हमारी बात थी, पूरा सवाल था बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो हमने यकीनन अकाउंट्स के पॉइंट से डिस्कस करना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है। कि जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं स्टूडेंट, तो बैंक में अकाउंट ओपन कराने के बाद
अब सिलसिला ये होता है कि हम पूरा महीना बैंक से ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं और उस ट्रांजैक्शंस में हम बैंक में कई दफ़ा बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम हम बैंक में पैसे कैश डिपॉजिट्स करवाते हैं, चेक्स डिपॉजिट करवाते हैं, राइट। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैंक से हम लोग पेमेंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, राइट। विड्रॉ करते जाते हैं खुद अपने लिए, ऑफिस के लिए, पार्टी को देना, क्रेडिटर्स को देना, कोई एक्सपेंडिचर पे करना, हमारे दोनों काम बैंक के थ्रू चल रहे होते हैं, यानी कि डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स, विड्रॉ जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट होता ये है कि जो काम हम बैंक से कराते हैं वही काम हम अपने पास भी रिकॉर्ड करते हैं, राइट, ओके, और वही काम बैंक भी रिकॉर्ड करता है। तो स्टूडेंट एक बात बताएं, मैंने यही बात की कि एक ही काम जो हम कर रहे हैं वो हम भी रिकॉर्ड करते हैं, और हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उस किताब को कहते हैं कैश बुक, जो हमारे पास होती है, यानी कि ऑनर के तौर पे या क्लाइंट के तौर पे, जो जिस किताब में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे कैश बुक कहते हैं। और बैंक वाला अपने हर क्लाइंट की जो बुक ओपन करता है उसे कहते हैं पासबुक। सही। अब जो काम दोनों के दरमियान में हो रहा है एक जैसा ही हो रहा है, राइट। हमने बताया था आपको कि आपके पास कैश बुक में जो डेबिट साइड है, देखिए लेजर की फॉर्म में आपको याद होगा, कैश बुक में डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, तमाम होल मंथ की डिपॉजिट्स, कि जितना अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट्स करके आते हैं या करवाते हैं या होता है बैंक में डिपॉजिट्स, राइट, उसको हम अपनी कैश बुक में डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और जितनी भी हमारे अकाउंट से विड्रॉवल होते हैं, विड्रॉ होता है, पैसा निकाला जाता है स्टूडेंट, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड में। एग्री। अब होता क्या स्टूडेंट, होता यह है, अच्छा आप एक सवाल आता है कि सर ये डेबिट में क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसकी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और नथिंग एल्स, राइट। यानी कि जब हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो हम क्लाइंट है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमने पैसे रखवाए हुए हैं, वो बैंक हमारे पास एज अ असेट्स रिकॉर्ड होता है, राइट। जो हम जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं बैंक हमारा जो होता है वो हमारा असेट्स होता है, राइट। अब होता क्या, हमने अपने बैंक को असेट्स के तौर पे ट्रीट करना है और उसी के रूल्स फॉलो करना है। कैसे, अगर हमने क्या सीखा है कि अकाउंट्स कहती है कि आपके असेट्स कोई से भी हो, करंट हो, नॉन करंट हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, कोई भी असेट्स अगर आपके इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज बढ़ते हैं, राइट, तो जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट में आएंगे, और अगर किसी वजह से या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से हमारा करंट असेट्स या नॉन करंट या कोई भी असेट्स डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में आता है। तो समझ जाएंगे स्टूडेंट कि जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ते हैं, राइट, कि बैंक इंक्रीज होता है तो बैंक इंक्रीज होता है, असेट्स इंक्रीज होता है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में आता है, राइट। और जब असेट्स यानी कि बैंक से पैसे निकलवाते हैं, ड्रॉ करवाते हैं, तो बैंक से पैसे जब निकलवाते हैं तो बैंक डिक्रीज होता है, मीन असेट्स डिक्रीज होते हैं, तो डिक्रीज कहाँ होता है, असेट्स क्रेडिट, राइट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कैश बुक में क्यों डेबिट क्रेडिट में डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, राइट। और पासबुक में अगर देखेंगे तो इसकी भी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, बट आप देखेंगे पासबुक वाला हमारी डेबिट में तमाम की तमाम विड्रॉवल दिखाता है, पेमेंट्स दिखाता है। जब हम बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं तो बैंक उसको विड्रॉ को दिखाता है डेबिट में, और जितने पैसे हम बैंक में जब हमारे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट्स होते हैं वो दिखाता है क्रेडिट में। इसकी रीजन मैं हर लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि बैंक इसका अपोजिट क्यों काम कर रहा है। चले मेरी तो आपने कहा सर समझ में आ गई, बैंक हमारा असेट्स है, असेट्स इंक्रीज होता है डेबिट में, असेट डिक्रीज होता है क्रेडिट में, बिल्कुल सही है सर, वो अपोजिट क्यों कर रहा है। स्टूडेंट देखें, हर कोई अपने पॉइंट से अकाउंटिंग कर रहा होता है, वो हमारी नेचर से नहीं सोच रहा होता है, हमारे पॉइंट से नहीं सोच रहा होता है। जब मैं बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ, पैसा डिपॉजिट करवाता हूँ, वो पैसा बार बार मैंने आपसे कहा वो पैसा बैंक का नहीं हो जाता, उसके पास एज अ सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया जाता है। और जब हमारी दिल चाहेगा हम 24 घंटे में हम जब चाहेंगे पैसा ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, यानी कि एटीएम के थ्रू और बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इस वजह जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक के पास पैसा आता है तो वो क्लाइंट की लायबिलिटी क्रिएट करता है, राइट।
मैं आपके वहाँ पैसा रखाता हूँ तो यकीन मैं कहता हूँ कि ये बच्चा पैसा रखो और मैं किसी वक्त भी जब मेरा मूड होगा चलते फिरते तुमसे मांगता रहूंगा, तो फिर आप उस पैसे को अपनी जिम्मेदारी समझ के रखेंगे कि यार सब सर का कब मूड हो जाए, सर कब कह दें, कब कॉल आ जाए, कब पैसे मुझसे मांग लें, तो मुझे उनकी लायबिलिटी जो मैंने अपने ऊपर इंक्रीज कर ली है उसमें से उसको पैसा वापस करना पड़ेगा सर को, राइट। सेम तो जब बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं स्टूडेंट, तो जितना पैसा हम बैंक में इंक्रीज करते जाएंगे, डिपॉजिट करते जाएंगे, बैंक की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। बैंक अपने पॉइंट से सोच रहा है, रिमेंबर बैंक अपने पॉइंट से सोच रहा है कि मेरी लायबिलिटी बढ़ती चली आ रही है, पैसा आए चले जा रहा है क्लाइंट का, तो जितना पैसा डिपॉजिट दिखाएंगे वो क्रेडिट में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और अकाउंटिंग का फिर रूल हमारा हमें कहता है कि जब लायबिलिटीज कारोबार की इंक्रीज होंगी हमेशा क्रेडिट में आएंगी। स्टूडेंट क्लियर है? अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? और अगर हमने बैंक से पैसे निकलवाना शुरू कर दिए, विड्रॉ करना शुरू कर दिए, लेकिन बैंक के ऊपर लायबिलिटी कम होने जाएगी कि यार अब क्लाइंट जो है वो अपना पैसा लेके जा रहा है, इसका मतलब है बैंक की लायबिलिटी कम होती चली जा रही है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो कहाँ आती है? डेबिट। इस वजह से विड्रॉ यहाँ पर उठाता है। यहाँ तक याद है ना? ये बात रिपीट करिए मैंने इस वजह से ताकि नए लोग भी समझ सकें। स्टूडेंट यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर हमने कहा था कि जब पूरे महीने डिपॉजिट विड्रॉ, इसका भी डिपॉजिट विड्रॉ दोनों अपने अपने यहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं, दोनों बुक्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, याद है ना? फिर एंड ऑफ द मंथ मैं भी अपनी बुक को फाइनल करने के बाद निकालता हूँ कि आज मेरी बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए। मैं एक बैलेंस शो करता हूँ कि यार ये अमाउंट अब शो हो रहा है मेरे हिसाब से, बैंक में ये अमाउंट होना चाहिए। जब बैंक से बैलेंस पूछता हूँ तो बैंक बोलता है कि बैंक से पूछते हैं कि बैलेंस क्या है, तो बैंक बोलता है आपके अकाउंट में ये बैलेंस है। हम देखते हैं दोनों बैलेंस डिफरेंट आते हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ, बैंक वाला कुछ और कह रहा हूँ। मैंने बताया था जब एक ही काम दोनों किताबें कर रही हैं, एक ही चीज इंफॉर्मेशन को अपने रिकॉर्ड कर रही हैं, तो दोनों का बैलेंस तो सेम आना चाहिए ना, बट नहीं आ रहा। यही चीज तो हमारा झगड़ा है, इसी पे तो बात करेंगे कि दोनों बैलेंस सेम नहीं आ रहे तो इसको कैसे सही करें। तो यही बात सीखने जा रहे हैं। इसी को समझने के लिए फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे चेक्स होते हैं, कुछ एरर होते हैं, कुछ ओवरलुक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी दोनों किताबों के बैलेंसेस सेम नहीं आते। मैंने डिटेल से पढ़ाया था, स्टूडेंट याद होगा, जिसके अंदर 10 एक लिस्ट बनाई थी, इसमें 10 आइटम मैंने डिस्कस किए थे, याद होगा। हर एक के बारे में बड़ी डिटेल से बताया था कि इस चेक की ट्रीटमेंट क्या होगी या इस चेक की लॉजिक क्या है, किस किताब में ऐड करना है, किस किताब में लेस करना है, याद है ना स्टूडेंट? राइट। तो 10 पॉइंट तो आपको याद है। उसके आगे मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया था कि ये कौन सी किताब में ऐड या कौन सी किताब में लेस किए जाएंगे। सबको याद है स्टूडेंट? राइट। तो और उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था स्टूडेंट? मैंने कहा था, फिर मैंने आपको एक एरर पढ़ाया था स्टूडेंट, याद होगा। एरर में मैंने आपको बताया था कि बाज़ दफा हम दो तरह के एरर डिस्कस करेंगे, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि स्टूडेंट एक एरर को तो हम इस तरह बात करेंगे कि एक एरर हुआ है था 6,000 रुपए का, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया 5,000 का, राइट। फिर हमने इसका सीखा था कि इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसकी भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी थी। और ये बात मैं बार बार बता रहा था आपको कि इस तरह का जो एरर हो कि एक्चुअल ये था और रिकॉर्ड आपका ये हो गया, तो मैंने आपको इस बारे में कहा था कि ना तो आप दोबारा एक्चुअल को डिस्कस करेंगे 6,000 हो था, ना रिकॉर्डेड को। हमेशा आज आपको अपनी रिकंसिलेशन करने के लिए, अपनी किताबों को मैच करने के लिए हमेशा एक्चुअल और रिकॉर्डेड अमाउंट का डिफरेंस लेना होता है। आप डिफरेंस अमाउंट को ही अब रिकॉर्ड करेंगे। वो अलग बात है कि अब कभी डिफरेंस अमाउंट को आपको प्लस करना होगा और कहीं पे आपको माइनस। ये बात भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दी, बड़ा तरीके से लिखा था कि क्या इस बुक में अगर डिपॉजिट करते हुए गलती हो जाए तो कैसे ट्रीट करेंगे, राइट। क्या अमाउंट इतना था, एक्चुअल था, इतना रिकॉर्ड कर दिया डिपॉजिट करते हुए, तो उसको प्लस करेंगे माइनस, राइट। इस तरह से विड्रॉ करते हुए मैंने बताया था कि एक्चुअल ये था, रिकॉर्ड ये हो गया। उस वक्त मैंने आपको यही बताया था कि किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, और साथ में यही बताया था कि जो कुछ मैंने आपको कैश बुक के अंदर इस एरर की रेक्टिफिकेशन करना सिखाई है, सेम यही प्रोसेस बैंक भी करता है अपने आप। याद है ना स्टूडेंट? ओके। अगला पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था, याद होगा आपको?
और जो अगली मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक एरर तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल की जगह आप रिकॉर्ड करते हुए गलत कर देते हैं, या तो ज्यादा कर देते हैं या कम, इसकी ट्रीटमेंट बता दी। अब इसके बाद जो मैंने एरर बताया था स्टूडेंट, याद होगा आपको, मैंने ये कहा था अब अच्छा ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है इसमें एक एरर सिर्फ इस चीज का होता है कि आप अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। स्टूडेंट अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, 6 की जगह 5 या 6 की जगह 7000 कर देते हैं, लेकिन आप साइड गलत नहीं रखते, साइड सही होती है। मतलब अगर इसको क्रेडिट करना था तो क्रेडिट ही करा आपने, राइट। अगर 6000 को डेबिट करना था तो आपने 7000 को लिख दिया लेकिन डेबिट ही किया, मतलब डिपॉजिट किया। इस एरर में हम सिर्फ अमाउंट की गलती सीख कर आए थे कि अमाउंट आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, एक्चुअल से कम या एक्चुअल से ज्यादा, बट आपने साइड सही रिकॉर्ड करी थी। डेबिट में रिकॉर्ड करना था डेबिट में ही किया था, और अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था क्रेडिट में ही किया था। याद है स्टूडेंट? बट जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें क्या हुआ था, अब हमने 6000 रुपए रिकॉर्ड करने थे, 6000 हमारे पास एरर साइड का एरर हुआ था। अब हमने अपनी साइड को गलत रिकॉर्ड किया, इसको कहते हैं आप साइड एरर कह रहे हैं आप इसको, कि आपका साइड का एरर हुआ। कैसे कि अब आपने 6000 रुपए रिकॉर्ड करने थे कैश बुक में, डिपॉजिट में, राइट। आपने डिपॉजिट में 6000 रुपए रिकॉर्ड करने के लिए ओरिजिनल इसकी ट्रीटमेंट है 6000, बट अब आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कैश बुक में डिपॉजिट में मतलब डेबिट में रिकॉर्ड करना था। गलती क्या हुई, अब आपकी अमाउंट की गलती नहीं है स्टूडेंट, अब अमाउंट की गलती नहीं है, रिमेंबर। अब आपने 6000 ही रिकॉर्ड करे, यानी कि एक्चुअल भी 6 था और रिकॉर्डेड भी 6 हुआ। स्टूडेंट समझ में आ रही है? लास्ट एरर में अमाउंट गलत कर रहे थे, साइड सही थी। इस एरर में अमाउंट सही है, साइड गलत हो जाएगी। कैसे? तो 6000 रुपए एक्चुअल था, कैश बुक में प्लस करना था, डिपॉजिट किया तो कैश बुक की डेबिट में आना चाहिए था। हमने 6000 रिकॉर्ड किया कैश बुक के अंदर, बट हमने उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, राइट। क्रेडिट का मतलब कौन सी साइड होती है क्रेडिट कैश बुक की, विड्रॉ साइड में, माइनस करने वाली। हमने अब साइड गलत कर दी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आप हमेशा इस ऐसे अमाउंट को जो साइड में गलत रिकॉर्ड कर दिया, आप उसको दोबारा से सही साइड पे लेकर आएंगे, यानी आप इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन स्टूडेंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे लेकिन कितना, हमेशा वो जो अमाउंट होता है उसको डबल कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 12000 रिकॉर्ड करेंगे। चाहे ये आपकी गलती डेबिट वाली क्रेडिट में हो गई हो या क्रेडिट वाली डेबिट में, जब आप उसको सही साइड पे रिकॉर्ड करते हैं तो फिर स्टूडेंट आपने उस अमाउंट को डबल रिकॉर्ड करना होता है। उसकी भी ट्रीटमेंट, उसका भी मैंने लॉजिक आपको बड़ी डिटेल से उसमें बता दिया था। यहां पे क्लियर है स्टूडेंट? राइट, शाबाश। अच्छा जी स्टूडेंट, अब होता क्या है स्टूडेंट, थोड़ी सी अब सवाल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सवाल पढ़ने से पहले हम 2-3 बातें डिस्कस कर लें, फिर हमें सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बात तो ये स्टूडेंट कि हमारे पास दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन होंगे, यानी कि हमारे पास कैश बुक का भी बैलेंस, कैश बुक का भी बैलेंस आपके पास क्या होगा, गिवन होगा, और एज वेल एज पासबुक का भी बैलेंस गिवन होगा। रिमेंबर, गिवन होगा। और कौन से बैलेंस गिवन होंगे स्टूडेंट, जो आपके सवाल में सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे शुरू की लाइन में नंबर 1 पे लिखा होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो बैलेंसेस गिवन होंगे स्टूडेंट दोनों किताबों के, पहले मुझे बताएं क्या वो महीने के स्टार्ट के दिए हुए होंगे या एंडिंग, क्या समझते हैं आप लोग, सोचें जी। अच्छा, कुछ स्टार्ट करें कुछ एंडिंग करें, लेकिन कंफ्यूज ना हो, ये बताएं थोड़ा सा। अगर पीछे जाइएगा, सोचिएगा कि रिकॉन्सिलिएशन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं स्टेटमेंट बनाना, ये किसकी बेस पे बनाते हैं। हमने यही तो सिखाया स्टूडेंट कि जब आप पूरा महीना काम करते रहें और काम के एंड पर महीने के आखिर में जब अपने अपने बैलेंस शो करते हैं और वो बैलेंस अगर आपस में मैच नहीं हो रहे होते हैं, तभी तो हमें रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है। याद आया?
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो सवाल में दोनों बुक्स के बैलेंसेस होंगे हमेशा एंडिंग होंगे। रिमेंबर, याद रखिएगा, मैं साथ साथ लिख रहा हूं, ये सब चीजें नोट डाउन करना आपने। हमेशा कैश बुक हो या पासबुक हो, आपको एंडिंग बैलेंस गिवन होंगे। जब महीने का एंड आएगा तभी तो दोनों बुक्स के बैलेंस देखेंगे, और वो दोनों जब अगर टैली नहीं करेंगे, सेम नहीं होंगे स्टूडेंट, तो हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ेगी। नोट करते जाइएगा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ये जो बैलेंसेस दिए होते हैं यकीनन दोनों डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनको एक जैसा करना, एडजस्ट करना, वो हमारा काम है, उसी को रिकंसिलिएशन का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, हमारे पास दोनों बुक के जो बैलेंसेस गिवन होते हैं उनको हम लोग उन दोनों बुक्स के अनएडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। अनएडजस्टेड बैलेंस कहते हैं, इसका भी अनएडजस्टेड बैलेंस। क्यों अनएडजस्टेड है? वजह यह है कि दोनों बुक्स ओरिजिनल अमाउंट से मैच नहीं कर रहे हैं, जो होना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। अब इनको एडजस्ट हमें करना है स्टूडेंट। एक बात, अगली बात क्या है स्टूडेंट, जो बैलेंस गिवन होंगे, अभी हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन होंगे, वो बैलेंसेस हमेशा डेबिट साइड के। कैश बुक का कौन सा साइड होगा? डेबिट साइड का बैलेंस, राइट। इसी को हम पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं, राइट, पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं। आपके सवाल में लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट साइड, राइट, या बैलेंस कैश बुक शोज पॉजिटिव बैलेंस, या ये भी लिखा हुआ आ सकता है कैश बुक शोड फेवरेबल बैलेंस। स्टूडेंट याद से लिखिएगा कि हो सकता है जो बैलेंस हमारे पास गिवन हो, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैश बुक ये जो बैलेंस एंड पे शो कर रहा है, क्योंकि हम तो दोनों जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में, तो हमारी कौन सी साइड का बैलेंस एंड पे बता रहा है? क्योंकि स्टूडेंट अभी हमने स्टार्ट डेबिट बैलेंस से लिया है, तो इस वजह से कैश बुक का जो भी बैलेंस गिवन होगा वो लिखा हुआ होगा, या तो लिखा होगा डेबिट बैलेंस शोड, या लिखा होगा पॉजिटिव बैलेंस शोड कैश बुक का, या लिखा होगा फेवरेबल बैलेंस शोड। समझ में आ गई स्टूडेंट? और अगर स्टूडेंट फोर्थ वन बताऊं बात में, अगर कैश बुक का बैलेंस तो शो हो रहा है, लेट्स सपोज 10,000 रुपए के बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, बस एनफ, इतना लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा है डेबिट है ये, ना लिखा है वो पॉजिटिव है, और ना ही ये लिखा है कि ये फेवरेबल है। तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ बैलेंस शो होता है तो यही हमेशा डेबिट ही होता है, यही फेवरेबल होता है, और यही हमेशा पॉजिटिव होता है। ये अंडरस्टूड है कि ये हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है, यानी कि डेबिट बैलेंस दिया जाता है। समझ में आ गई स्टूडेंट? शाबाश स्टूडेंट। बिल्कुल सेम पासबुक में चलते हैं, पासबुक का भी यही है। पासबुक का जो बैलेंस शो होगा, लिखा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, जो बैलेंस शो करेगी वो लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, राइट स्टूडेंट। या लिखा होगा पॉजिटिव बैलेंस, या लिखा होगा स्टूडेंट फेवरेबल बैलेंस। सही स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो फेवरेबल होता है, राइट। ये लिखा होगा कि पासबुक का बैलेंस 20,000 शो हो रहा है, तो साथ में लिखा होगा पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस, समझ जाए पॉजिटिव है, राइट। पासबुक पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है, या लिखा हो पासबुक शोड फेवरेबल बैलेंस, राइट। तीनों का मतलब एक ही है कि वो बैलेंस हमारे पासबुक के क्रेडिट में आ रहा है। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी डिटेल और बता दूं, अगर हमारी कैश बुक हमारा बैलेंस डेबिट में पॉजिटिव या फेवरेबल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? यानी कि इसका क्या मतलब है कि बैलेंस कौन सा है? तो हमारी कैश बुक अगर हमें डेबिट में बैलेंस शो करती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये कि हमारी कैश बुक हमें ये बता रही है कि एंड ऑफ द मंथ 10,000 रुपए जो डेबिट में आ रहा है, ये पैसा बैंक में हमारा रखा हुआ है, कंपनी का पैसा रखा हुआ है, हम जब चाहे निकाले, ये मतलब होता है डेबिट बैलेंस का। और सेम अगर पासबुक आपका बैलेंस क्रेडिट में एंड ऑफ द मंथ शो कर रही है, पॉजिटिव बोलिए फेवरेबल बोल रही है, क्रेडिट शो कर रही है, नॉर्मली ये वर्ड बड़ा यूज होता है, क्रेडिट या डेबिट ज्यादा यूज होता है। अगर पासबुक क्रेडिट शो कर रही है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है पासबुक हमसे ये कह रही है एंड ऑफ द मंथ कि जो 20,000 रुपए बैलेंस है, ये अमाउंट आपका हमारे पास रखा हुआ है, राइट।
आप जब चाहे ले जा सकते हैं। ओके, बहरहाल वो गलत है, अलग मामला है कि ये गलत है या ये सही है, वो बात की बात है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब समझ जाएं कि बैंक हमसे कह रहा है कि ये बैलेंस आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आपके ही रखा हुआ है, आप जब चाहें इसको निकलवा सकते हैं। राइट, तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो अब आपके सवाल हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट या लिखा है बैलेंस एज पर कैश पासबुक क्रेडिट। अगर फिर वही बात करूंगा, अगर पासबुक का बैलेंस बगैर किसी इंडिकेशन के शो हो रहा है, इंडिकेशन का मतलब है ना तो ये लिखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो या पॉजिटिव बैलेंस शो या फेवरेबल, अगर तीनों बातें नहीं आ रही हैं, सिर्फ पासबुक का बैलेंस शो हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी हमेशा क्रेडिट को माना जाएगा, क्रेडिट कहा जाता है या पॉजिटिव या फेवरेबल कहा जाता है। इनके नेगेटिव आगे क्लासों में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि वो नेगेटिव होता क्या है और शो कैसे होता है। राइट स्टूडेंट, कॉपी करें जी स्टूडेंट, कॉपी हो गया। चलिए जी, हमने सब कुछ जितना पिछला था हमने रिकॉल कर लिया और नई बातें भी सीख ली हैं। अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो है मेरे पास 5 पेज ले लें स्टूडेंट जल्दी से, आंसर में थे आप लोगों के पास, और अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लें। ओवरऑल लीजिएगा तमाम सब्जेक्ट का, एक ही 5 ईयर या 10 ईयर है जो लीजिएगा। अभी जो मैं सवाल कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो मेरे पास है 2009 का प्राइवेट, या मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्टूडेंट, अगर आपके पास 5 ईयर्स है तो बिल्कुल उसमें से डायरेक्ट कॉप देखिएगा। ओके, प्राइवेट, और क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। मैं आपको स्क्रीन पे ये सवाल शो करता हूँ, अगर किसी के पास 5 ईयर्स नहीं है तो इसको कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास नोट डाउन करें, इसी सवाल को देख देख के हम सॉल्व करेंगे। 5 ईयर्स है तो डायरेक्ट देखिएगा, तो ये सवाल देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट, देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आपकी शेयरिंग कर रहा हूँ मैं। एक सवाल है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ईयर मैंने मेंशन कर दिया बोर्ड पे 2009 का प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5 बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ऊपर डिटेल लिखी है, मेजर्स अली शेयर कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीस अमाउंट। राइट, इसको नोट कर लें, देख लें एक दफ़ा। राइट, इसका रिक्वायर्ड भी हम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। राइट, आपको दिख रहा है, एंड एडजस्ट द कैश बैलेंस इन जनरल। राइट, तो एंट्रीज भी बनाते हैं, लेकिन एंट्रीज का एक दिन अगला काम आगे एक आध क्लास के बाद करेंगे। पहले हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। तो ज़रा स्टूडेंट देखिएगा मेरा काम कि किस तरह से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नोट कर लिया सवाल, राइट, अच्छी तरह से देख लें, हर चीज़ दिख रही है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट, मैं एक दफ़ा थोड़ा सा क्लोज करके आपके सामने पढ़ देता हूँ, देख लीजिएगा, आसानी से आप लोग देख सकते हैं सवाल। हर अमाउंट आपको फिगर दिख रही है, क्या अमाउंट लिखा हुआ है। राइट, अच्छी तरह से इसको रीड कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, चलिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ देखिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब हम अपने सवाल को रीड भी कर लें, सुनिएगा सवाल। 2009 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5। जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ आप लोगों ने स्क्रीन से भी देख लिया होगा, नहीं तो 5 पेज को सामने ऊपर रख के देखते रहिएगा। लिखा हुआ है मेजर्स अली शेयर कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस रुपीज 2,04,520 रुपीज। देखिए क्लियर मेरी बात हो गई बेटा। मैंने ये कहा था कि कैश बुक अगर पॉजिटिव बैलेंस शो करेगी तो कहाँ पे शो करेगी, हमेशा डेबिट में शो करेगी। लिखा हुआ है, अगर डेबिट लिखा हुआ नहीं भी होता तो हम इसको डेबिट ही मानते, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस हमेशा एट एनी कॉस्ट आपके सवाल में मेंशन होगा। लेकिन पॉजिटिव बैलेंस अगर मेंशन नहीं होता और कुछ भी मेंशन ना हो बैलेंस के साथ तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। राइट स्टूडेंट, यहाँ तो खैर शो कर दिया कि जो कैश बुक है अली शेयर की वो शो कर रही है डेबिट में 2,04,520 रुपए। एग्री, और साथ में लिखा व्हाइल द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,63,650 एट 31 जनवरी 2009। राइट, 31 जनवरी को जब उन्होंने दोनों ने अपनी बुक्स को फाइनलाइज किया और एक दूसरे का बैलेंस मालूम किया तो पता क्या चला स्टूडेंट कि हमारी कैश बुक का बैलेंस जो है वो
हमारी कैश बुक का बैलेंस एंड ऑफ द मंथ जो है वो शो हो रहा है 2,04,520, यानी हम कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे बैंक के अकाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए, हमारा बैलेंस होना चाहिए 2,04,520 होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। जबकि बैंक से पूछा 31 जनवरी को तो बैंक ने कहा कि आपके अकाउंट में तो है आप ही के पैसे, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है बैंक का, मैंने बताया था अभी, वो ये तो कह रहा है आपका ही बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ पड़े हुए 1,63,650। तो आप देख सकते हैं ये 40-45 हजार रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमें यही तलाश करना है कि दोनों बुक्स आपस में टैली क्यों नहीं कर रही हैं। जब हम लोग एक ही इंफॉर्मेशन को दोनों को बेस बना के उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो दोनों किताबें सेम आना चाहिए, नहीं आती। बहुत सारी मैंने कहा था आपको डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होती, वो एरर भी होता है, वो बहुत सारी, वो एक लिस्ट जो बताई थी उनमें से भी कोई ना कोई चीज आ सकती है। स्टूडेंट, मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। हमेशा आपने इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है, राइट। आप लोग जब तक एक काम करें स्टूडेंट, आप लोग अपने वो 10 पॉइंट को जरा सामने निकाल के रख लें, ओवरव्यू कर लें कि वो 10 पॉइंट जो लिखे रहते हैं किस आइटम को कौन सी किताब में ऐड या लेस करना, प्लीज। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारे सवाल स्टार्ट करने का तरीका है कि हमेशा हम लोग 3 हेडिंग पे ये सवाल बनाएंगे। फर्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है, हमेशा आप कंपनी का नाम लिखेंगे जो भी आपके सवाल में मेंशन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा था अली शेर, हमने अली शेर लिख दिया। अगर पूरा नाम लिखा हो अली शेर कंपनी तो आप कंपनी लिख दिएगा, कॉर्पोरेशन लिख दिएगा, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपके सवाल में मेंशन हो आप वही नाम शो करेंगे हमेशा फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में हमेशा आप लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट स्टूडेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड में आप लिखेंगे फॉर द मंथ, जो भी महीने काम करें, फॉर द मंथ जनवरी दिया हुआ 31 2009। ये तीनों हेडिंग आपके हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमेशा 3 हेडिंग सबसे पहले आप मेंशन करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका सुनिएगा स्टूडेंट। हम इसको थोड़ा सा तरीके से काम कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा तरीके से आपको ये फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूँ, आपने स्टूडेंट हमेशा इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, राइट स्टूडेंट। ओके, क्लियर है, राइट। और इस फॉर्मेट के अंदर आपने क्या नाम देना है, आपने यहां पे लिख देना है पार्टिकुलर्स लिख दें। ये आपका कॉलम है बेसिकली कैश बुक का, और ये कॉलम है आपका स्टूडेंट पासबुक का। इस तरीके से आपने ये एक कॉलम ड्रॉ कर लिया, राइट स्टूडेंट। अच्छा ना, अब पार्टिकुलर में स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहा हूं पहले मैं। जब भी बैंक काउंसिल में सवाल करेंगे तो देखिएगा आपके पास हमेशा दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन होंगे। अभी हम पॉजिटिव बैलेंसेस के सवाल डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इस वजह से आपने सबसे पहले बैलेंस पे फोकस करना है कि कौन सी बुक कितना बैलेंस शो कर रही है। तो देख सकते हैं, अगेन पढ़ रहा हूं कि कहा जा रहा है कि कैश बुक जो वाली शेयर की है वो डेबिट में शो हो रही है 2,04,520, और जबकि बैंक स्टेटमेंट सेम डे में शो कर रही है क्रेडिट में 1,63,650। तो स्टूडेंट हमेशा सबसे पहले हमने यहां पे लिखना है बैलेंस एज पर, राइट। बैलेंस एज पर शो करना है, किसका बैलेंस एज पर हमें पता है। हम कैश बुक के कॉलम में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स कैश बुक का बैलेंस होगा जो कि हम शो कर रहे थे 2,04,520 रुपए। सही है स्टूडेंट, ओके, क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, विजन आ रहा है, आपको दिख रहा है तस्वीर, ओके। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट शो करता है 1,63,650। जी स्टूडेंट, दोनों के बैलेंसेज मैंने यहां सबसे पहले दिखा दिए। और याद रखिएगा
ये जो बैलेंस मैं आपको दोनों के सबसे स्टार्ट में दिखा रहा हूं, ये आपके दोनों बुक के अनएडजस्टेड हैं, इन्हीं को तो एडजस्ट करना है और एंड पे दोनों बुक के बैलेंस सेम लाना है, राइट। उसी प्रोसेस को हम टोटल कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले तो ये शो कर दिया है दोनों बैलेंसेस। अब हमने क्या करना है, नीचे आपको बहुत सारे एरर या बहुत सारे चेक्स जो मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली क्लासों में, उन्हीं को बताएगा। हमको याद होना चाहिए कि अनप्रेजेंटेड आ रहा है, डिसऑनर आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो कुछ भी आ रहा है स्टूडेंट, उसको हमें कंटिन्यूटी में रिकॉर्ड करते जा रहा है। अगर पहला अकाउंट पासबुक का है तो पासबुक में एड या लेस कर दिएगा, कैश बुक का है तो कैश बुक में ये तरतीब नहीं रखिएगा कि पहले तमाम पासबुक की या कैश बुक की करें। कंटिन्यूटी में सवाल पढ़ते हैं, जो जिस किताब का अकाउंट है यानी जिस किताब में हमें उसे रिकॉर्ड करना है, ऐड करना है या लेस करना है, आप कंटिन्यूटी में करते रहिएगा, राइट। देखिएगा अब मैं पढ़ता जा रहा हूं, फर्स्ट नंबर, राइट स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर देखिएगा, सुनिएगा और जरा जवाब जो है फौरन कोशिश कीजिएगा आप दीजिएगा अपने पास और मैच कीजिएगा कि मैंने उसको वही ट्रीट किया है जो आपने जवाब दिया है। स्टूडेंट सही है जी? जी स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा आगे मैं पढ़ भी लेता हूं, बैलेंस के बाद एक लाइन भी लिखी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। The following items were discovered causing the differences in cash and bank balances। सही है ना? ये बात मैं कर रहा हूं मुसलसल कि हमारे पास कुछ कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमारी दोनों बुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है। वही कॉजेज हमको नीचे दिए हुए हैं, हमें बस पता होना चाहिए कि ये कॉज, ये मिस्टेक, ये एरर, ये चेक किस किताब में सही करना है, ऐड करना है या लेस करना है। सही है स्टूडेंट? नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है बैंक चार्जेस नॉट एंटर इन कैश। कैश वर्ड यूज करें, कैश भी कहते हैं, कैश बुक कोई कहता है, कंपनी बुक है वो भी कैश बुक को ही कहते हैं। कभी ये यूज करेगा कंपनी बुक, कभी वो कैश बुक, तो दोनों बोथ आर सेम, राइट स्टूडेंट। तो यहां पे बोलता है कि कैश बुक में हमने 520 रुपए जो बैंक चार्जेस थे वो रिकॉर्ड नहीं हुए। मैंने सुना आपको समझाया था कि आपके हर महीने के बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं जो बैंक वाला आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, डायरेक्टली कर लेता है, क्योंकि ये उसके कंडीशन या उसके फॉर्म में ये मेंशन होता है। जिस वक्त हम फॉर्म भर रहे होते हैं वहां मेंशन होता है कि हम हर महीने आपके सर्विस चार्जेस डिडक्ट करेंगे। ये बात भी बताई थी मैंने कि हर बैंक के सर्विस चार्जेस डिफरेंट होते हैं उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग, राइट। जितनी अच्छी सर्विस देता है उतने अच्छे चार्जेस काटता है, डिपेंड करता है। एनीवे, तो स्टूडेंट याद आया बैंक सर्विस चार्जेस। जी स्टूडेंट क्या करेंगे? ऐड कैश बुक का आइटम पासबुक का। जी सर बिल्कुल सर, कैश बुक में जाएगा ना। आपने कहा था कि बैंक सर्विस चार्जेस कैश बुक से माइनस करते हैं क्योंकि पासबुक उसको माइनस ऑलरेडी कर चुका है। शाबाश। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहां लिखा लेस। थोड़ा और काम करने, थोड़ा सा शायद आपके लिए बड़ा सिस्टम में काम हो जाएगा स्टूडेंट कि आपने अपने लेस और ऐड को जो है वो यहां पे शो कर दूंगे। स्टूडेंट आपने लेस करना है, किसको लेस करना है स्टूडेंट? आप लिखेंगे बैंक सर्विस चार्जेस। कितने थे स्टूडेंट? 520 रुपए। तो 520 रुपए हमने लेस करना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमने ऐड वाला आइटम भी लेस वाला इसी कॉलम में, अगर कैश बुक है तो कैश बुक के कॉलम में और पासबुक है तो पास। लेकिन हमें डिफरेंस कैसे पता होगा कि ये ऐड हो रहा है लेस? हमने उसको यूज करना है, माइनस को यूज करना है। जो चीज माइनस की जाएगी उसको हम लोग ब्रैकेट से शो करेंगे। आपको पता है अकाउंट्स में हम लोग इसको ब्रैकेट शो करते हैं जिसको माइनस करना होता है, राइट। ओके जी स्टूडेंट, तो बैंक सर्विस चार्जेस आपको याद थे इस तरीके से कि सर हमेशा इसको कैश बुक के बैलेंस से लेस करेंगे। बिल्कुल लेस करना हमने लिख दिया। हम आखिर में जाके कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। पहले तमाम जितने भी हमारे पास कॉजेज दिए हुए हैं, जितने भी हमारे मिस्टेक एरर दिए हैं पूरे सवाल में, वो सब हमें इसमें रिकॉर्ड करना होता है जो जिस बुक में रिकॉर्ड करना है। सेकंड सुनिएगा स्टूडेंट, लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। जी याद आ रहा है कुछ? प्रेजेंटेड नॉट प्रेजेंटेड यानी कि हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन किसी भी वजह से हमारा वो चेक होल्डर जिसको हमने चेक दिया है पार्टी को, वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ अपनी पेमेंट ले जाने के लिए।
तो सिंपली इसका नाम ने रखा था अनप्रेजेंटेड चेक्स, याद आ रहा है? या इसका और भी हमने क्या नाम दिया था? आउटस्टैंडिंग चेक। जी स्टूडेंट, दोनों बातें याद आ गई? या कभी कभी अनपेड चेक भी अब इसको नाम से कॉल करेगा, लेकिन जो इसके मेजर नाम है वो आपके अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक हैं। तो स्टूडेंट याद करो, अनप्रेजेंटेड चेक्स के साथ हम लोग क्या करते हैं? 25,000 रुपीज के अनप्रेजेंटेड। जी स्टूडेंट, क्या करते हैं? जवाब लिख लिया? बिल्कुल, मैच करें। हम अनप्रेजेंटेड को सर लेस करते हैं। कहां से लेस करते हैं सर जी? इसको लेस करते हैं हम लोग पासबुक के अमाउंट से। शाबाश, बिल्कुल सही है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने लिखा और हमने यहां पे लिखा 25,000 रुपीज। ये भी हमें पासबुक से माइनस करना है, तो स्टूडेंट हमने इसको भी शो कर दिया। राइट स्टूडेंट, शायद कोई मुश्किल ना हो, मैं इसके लिए एक एरो लगा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि कौन सा अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट, क्लियर है? राइट, नेक्स्ट वन सुनिएगा। थर्ड में कहता है स्टूडेंट, promissory note collected by the bank but remain unrecorded in the firm's book rupees 46,000। जी स्टूडेंट, याद है एक पॉइंट क्या था? बताएं इससे किससे मैच कर रहा हूं हमारे? सोचिए, मुझे 10 पॉइंट थे, उसमें कौन सी बात हमारी इस पे टैली हो रही है? जी एग्जैक्टली, डायरेक्ट डिपॉजिट। मैंने आपको बताया था कि बाज दफा हमारे बैंक जो है हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट कहीं ना कहीं जहां से भी आ रहा होता है कलेक्शन कर लेता है, कस्टमर दे जाता है, हमारा प्रॉफिट कहीं से आ रहा होता है तो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है। बैंक यकीनन पैसे लेने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाता, जैसे ही पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, किसी भी अकाउंट में आते हैं, फौरन रिसीव कर लेता है। राइट, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट्स तो आप समझते होंगे, एक वादा, एक नोट्स रिसीवेबल को अगर प्रॉमिसरी नोट्स रिसीव किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं बैंक की तरफ से, तो याद रखिएगा वो होंगे नोट्स रिसीवेबल। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट्स अगर हमारा बैंक पेड कर रहा है तो याद रखिएगा वो नोट्स पेएबल होंगे। दोनों में देखिए, हम दोनों को प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं। हम कैसे उसमें डिफरेंशिएट पैदा करते हैं? हमारा कैसे पता चलता है कि ये प्रॉमिसरी नोट्स सिविल हैं या नोट्स पेएबल हैं? बहुत सिंपल, अगर बैंक प्रॉमिसरी नोट्स की कलेक्शन कर रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो नोट्स रिसीवेबल होंगे, और अगर बैंक प्रॉमिसरी नोट्स की पेमेंट कर रहा है तो वो नोट्स पेएबल होंगे। एग्री? अच्छा जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंक ने प्रॉमिसरी नोट्स की कलेक्शन करी है। राइट, पैसे आ गए बैंक के पास। कितना पैसा आ गया? आई थिंक 46,000 रुपीज। यस, लेकिन कहते हैं कि इस बात का अभी तक कैश बुक वाले को नहीं पता, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एग्री? तो मैंने क्या कहा था, जब डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाते, जब हमें पता चले स्टूडेंट, तो हम भी उस इंफॉर्मेशन के बाद अपनी कैश बुक में उस डायरेक्ट डिपॉजिट को ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नोट्स। हमें किसकी कलेक्शन हुई? नोट्स रिसीवेबल की। स्टूडेंट ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 46,000 रुपीज ऐड करेंगे। कहां पे? कैश बुक के अमाउंट। एग्री? राइट, इस तरह 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। स्टूडेंट नंबर 4 पढ़ने जा रहा हूं, देखिएगा। लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड but not shown on the bank statement 61,350। हाँ जी स्टूडेंट, अगेन याद करें कि क्या हो रहा है इसमें। वो ये कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। आपके पास कहीं से चेक आए थे, नॉर्मली चेक कहां से आते हैं? क्लाइंट से आते हैं, कस्टमर से आपको चेक मिलते हैं और उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। राइट, और उसके बाद वो बैंक में पैसा आपके कस्टमर से ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। याद है ना पूरा प्रोसेस? राइट, हमसे ये नहीं कह रहा कि चेक हमारे बैंक में आ गए थे और बैंक की तरफ से या कस्टमर की तरफ से वो क्लियर नहीं हो रहे या कोई और प्रॉब्लम है। ओके, सिंपल ये कह रहा है कि जो चेक्स हमने जमा कराए थे वो बैंक में शो नहीं हुए। इनको हम अनरिकॉर्डेड चेक्स भी कह सकते हैं, या हम इनको लास्ट डिपॉजिट भी कह सकते हैं, या सिंपली डिपॉजिट ट्रांजिट भी कह सकते हैं। हो सकता है वो चेक अभी तक हमारे रास्ते में हो, बैंक में ना पहुंचे हो। राइट, तो हम इसको अभी जो नाम देंगे
ऐसे चेक जो हमने जमा करा दिए लेकिन बैंक में अभी तक वो शो नहीं हुए, देखिए जमा कराएं, जमा कराने का मतलब है कि ये बैंक में अमाउंट आ जाएगा तो बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन अभी इन चेक्स को बैंक में अभी तक शो नहीं किया जा रहा। तो हम बैंक से कहेंगे यार ये चेक कहाँ गए, तो इन चेक्स को भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इस दफा कहाँ ऐड कर लेंगे, पासबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, लिखेंगे अनरिकॉर्डेड चेक। अनरिकॉर्डेड चेक से स्टूडेंट जो कि हमने पासबुक में ऐड करना है, कितना अमाउंट ऐड करना था हमारे पास 61,350, आई थिंक यही थे। अमाउंट चेक कर लें, मैं भी चेक कर लूं। 61,000 यस, यही हमारा अमाउंट है जी स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 5 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश ₹3,000। अगेन देखिए मैंने अभी कहा था आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं स्टूडेंट तो यकीनन बैंक वाला आपके पैसे को बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, आपके पैसे से आगे अपने बिजनेस चला रहा होता है, आगे लोगों को लोन दे रहा होता है, तो यकीनन आपके पैसे पे इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी बनता है। तो हर महीने के एंड पे जो भी आपके अकाउंट पे प्रॉफिट या इंटरेस्ट बनता है उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। देखिए बार बार याद रखिएगा, हम टर्म यूज करते रहते हैं। बैंक अगर आपके अकाउंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लें जो भी है, मतलब हमारे कहने पे या वो खुद से, अगर बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा होता है तो समझ जाएं कि आपका अकाउंट वो बढ़ा रहा है, आपके अकाउंट में पैसे इंक्रीज कर रहा है। याद रखें बैंक यहाँ क्रेडिट डिपॉजिट साइड को कहते हैं, याद है ना। तो अगर बैंक बोल रहा है कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया है तो इसका मतलब है उसने जो अमाउंट भी क्रेडिट किया है वो हमारे अकाउंट में प्लस किया है। और अगर वो कहे कि बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है किसी वजह से तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट से माइनस किया है, तो हम भी माइनस कर लेंगे। और अगर उसने कैश बुक में पासबुक को अगर क्रेडिट किया है, कोई अमाउंट क्रेडिट कर रहा है लेकिन अभी तक हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है वो हमारी कैश बुक में भी ऐड होगा, याद है ना। अच्छा स्टूडेंट, तो ये कहता है कि इंटरेस्ट जो था वो बैंक ने 3,000 दिया लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमें जब आज एंड पे पता चला कि यार हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो बैंक वाला तो शो कर रहा था अपनी किताब में, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी कह सकते हैं आप लोग, राइट स्टूडेंट। कितना इंटरेस्ट या प्रॉफिट था, 3,000 रुपए कैश बुक में ऐड होगा। एवरी स्टूडेंट क्लियर है यहां तक, शाबाश जी। इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, बहरहाल आखिरी इसका इस सवाल का आखिरी जो हमारा चेक है वो कहता है एनएसएफ चेक रिटर्न बाय द बैंक 53,000। जी याद आ रहा है स्टूडेंट, सबसे पहला चेक जो मैंने उस लिस्ट में लिखवाया था इसका नाम था एनएसएफ चेक, जिसको हमने कहा था डिसऑनर चेक, याद है ना स्टूडेंट। बिल्कुल बहुत अच्छा। क्या करते हैं ट्रीटमेंट, बिल्कुल सर माइनस करते हैं कैश बुक से, कोई मुश्किल ही नहीं है, तो सब हमें याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो सिंपली लेस कर दें आप एनएसएफ चेक को, एनएसएफ ही वर्ड यूज कर लें आप। अगर डिसऑनर का वर्ड आए तो डिसऑनर यूज कर लिया करें, और अगर एनएसएफ लिखे तो आप वही टर्म यूज किया करें जो सवाल में नॉर्मली आ रही हो। तो एनएसएफ चेक आप 53,000 रुपीज अपनी कैश बुक से माइनस कर लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास सवाल में जितने भी एरर या मिसिंग थी वो सब हमें दे दी गई और हमने उसको रेक्टिफाई सही किताब में एंड पर रिकॉर्ड कर दिया। जो ऐड करना था वो ऐड कर दिए, जो लेस करना था वो लेस कर दिए थे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस में जो जो उसके कॉलम में माइनस हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे और जो प्लस हो रहे हैं वो प्लस करते जाएंगे, राइट। यानी कि अगर एक काम ये कर लें आप सिंपली कि पहले आप जो बैलेंस गिवन है कैश बुक का, इसमें ये माइनस हो रहा है देखिए ब्रैकेट में और ये माइनस, इन दोनों को माइनस करें, जो बाकी बैलेंस बचे उसमें ये और ये अमाउंट प्लस कर लें, उसके बाद जो बैलेंस आएगा यहाँ पे शो कर दें। पॉसिबल सेम यही बैंक में करें कि बैंक का जो बैलेंस आपके सवाल में गिवन था इसमें माइनस वाला अमाउंट लेस करें, जो बाकी बचे उसमें से ये प्लस कर लें। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, तो आप चाहे पहले प्लस वाले इसमें ऐड कर लें, फिर जो बैलेंस आए उसमें से लेस कर लें, तब भी आंसर आएगा। इस तरह से अगर पासबुक में पहले प्लस कर लें फिर जो आंसर आए उसमें से माइनस कर दें,
तब भी आंसर आएगा, राइट। तो जरा कैलकुलेटर यूज करते हैं कि हमारे पास दोनों बुक के बैलेंसेस क्या आते हैं। मैं कैलकुलेटर ला रहा हूं जी स्टूडेंट, कैलकुलेटर आ गया, चेक करते हैं। तरीका मैंने बताया था, फिर आपको करके बता रहा हूं कैसे। देखें, सबसे पहले तो आप अपने कैलकुलेटर पे ये बैलेंस लिखिएगा। अगर आपको दिख रहा है तो हम भी कर रहे हैं, शो हो रहा हो शायद कि 2,04,520 रुपए मैंने लिखा कैलकुलेटर पे। मैंने आपसे कहा था आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो पहले लेस वाले आइटम लेस कर दें और या प्लस वाले पहले प्लस कर दें, राइट। पर हम एक काम करते हैं, पहले जो ब्रैकेट में यानी कि माइनस करना है इनको पहले माइनस करते हैं 2,04,520 में से। सही स्टूडेंट, तो मैं 2,04,520 में से माइनस कर रहा हूं, एक तो 520 रुपए, राइट। इसको माइनस किया स्टूडेंट, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसमें से फिर मजीद लेस किया हमने, 53,000 लेस किया। तो स्टूडेंट हम करते हैं 53,000 मजीद लेस करते हैं। अब हमारा बैलेंस आ गया, इन दोनों को लेस करने के बाद 1,51,000 आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिख रहा है, ओके। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 151 में आपने प्लस वाले आइटम को प्लस ऐड कर देना है। तो मैं इसमें 151 में ऐड कर रहा हूं 46,000 और प्लस कर रहा हूं स्टूडेंट 3,000, यानी कि ये दोनों प्लस कर रहा हूं। इनके प्लस करने के बाद, दोनों प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं 2 लाख रुपए, यानी कि कैश बुक का फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 2 लाख रुपए। तो ये मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए। स्टूडेंट क्लियर है, दिख रहा है 2 लाख रुपए। अब जरा चेक करते हैं कि यही बैलेंस पासबुक भी दे रहा है। अगर सेम आ गया इसका मतलब है हमने सवाल के हर आइटम को सही पिक किया है और उसको सही किताब में रिकॉर्ड किया है, कोई गलती नहीं है, राइट। स्टूडेंट देखिएगा, अब हम करते हैं पासबुक का बैलेंस उठाते हैं 1,63,650, राइट। ये बैलेंस गिवन है, ये मैंने लिया सबसे पहले। अब इस देखिए पासबुक में एक आइटम लेस हो रहा है, एक ही ऐड हो रहा है, तो किसी को भी कोई भी काम पहले कर लें। चले पहले हम लोग लेस कर लेते हैं 25,000 रुपए। हम 25,000 रुपए लेस करते हैं, तो लेस करने के बाद अब आंसर आता है 1,38,650 और इसमें आप ऐड कर दें अपना प्लस वाला आइटम 61,350। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं आपके पास अभी भी 2 लाख रुपए आ रहे हैं। तो हमने देखा कि दोनों बुक के बैलेंसेस 100% सेम हो गए, 1 रुपया क्या, 1 पैसे का भी फर्क नहीं आ रहा। और यही हमारा मेन टारगेट होता है कि आपने दोनों किताबों के बैलेंस 100% सेम करना है, यानी रुपए तो छोड़े, पैसों का भी फर्क नहीं आना चाहिए, राइट स्टूडेंट। तो जैसे हम दोनों बुक के बैलेंस सेम ले आते हैं, इन बैलेंसेस को हम कॉल करते हैं एडजस्टेड बैलेंस, यानी कि अब दोनों बुक के एडजस्टेड बैलेंस हमारे पास आ गए और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। स्टूडेंट क्लियर है, राइट। सवाल सॉल्व कर लें, एयर देख लें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर।